आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। आज का प्रसंग हमने चुना है वर्णमाला। यह उत्तर प्रदेश का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इसी वर्णमाला से आते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। बाकी तो ये सभी के लिए अनिवार्य है, किसी भी परीक्षा हो, जहाँ पर हिंदी अगर पूछता है तो उसमें वर्णमाला से तो 4, 6, 10 प्रश्न ज़रूर रहते हैं। आज के प्रसंग में हमने शामिल किया है वर्णमाला। अब वर्णमाला अर्थात यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण, एक माला। तो वर्ण क्या है, माला क्या है? माला तो आप समझ जाएँगे, एक चेन बन जाती है तो माला हो गया, सीधी-सी बात है, वर्णों की चेन बन जाएगी। कई वर्ण जब मिलेंगे तो माला, तो वर्णमाला इस प्रकार से कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में वर्ण वर्ण क्या है? वर्ण एक ध्वनि है। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, मुख से कोई न कोई ध्वनि निकल रही है। जब हम इस ध्वनि को किसी विशेष चिन्हों में परिणित करके करके लिख देते हैं, अर्थात ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। दूसरी परिभाषा इस तरह से इसकी दी जा सकती है कि वर्ण उसे कहा जाता है, ऐसी ध्वनि, ऐसी मूल ध्वनि को कहा जाता है, ऐसी मूल ध्वनि यानी कि मूल में बेसिक ध्वनि जिसमें कोई जोड़-तोड़ ना हो। ऐसी मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, जिसमें खंड ना हो सके। अखंड ध्वनि ही वर्ण है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक वर्ण उसे कहते हैं जो ध्वनि है, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है और जिसका खंड, जिस ध्वनि में खंड ना हो, उसे वर्ण कहा गया। अब ये वर्ण बना कैसे? प्राचीन काल में पहले मनुष्य जब इस धरती पर कुछ समझदार हुआ, तो वो बोलना नहीं जानता था। वो प्रकृति से, जिस प्रकृति में रहता था, उसी प्रकृति में ढल जाता था और उसी के अनुसार वह बोलता था, वो भाषा का प्रयोग करता था। आज हम जिस रूप में खड़ी हिंदी बोल रहे हैं, इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में कुछ और था, मध्य काल में कुछ और हुआ, आधुनिक काल में कुछ और हुआ। तो जो हम आज अ, जो उच्चारण कर रहे हैं, मैं ध्वनि जो जैसे मुख से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं, इन ध्वनियों का जो वर्ण बनाए गए, इसका भी एक बेसिक इतिहास रहा है। प्राचीन काल में जैसे वेद क्या है? श्रुति है। श्रुति अर्थात सुन कर के उसके शिष्य आदि आगे बढ़ते थे। ऋषि-मुनि जो जंगलों में रहा करते थे, ये लोग क्या करते थे? महसूस करते थे जो चीज़, ज्ञान की चीज़ें, वो अपने अंदर बिठाते थे, उस पर रिसर्च करते थे और अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो सुनाते-सुनाते इस तरह से क्या हो गया, बहुत ब्रॉड हो गया। तो उनको महसूस हुआ कि हमें इसे किसी ऐसे चिन्ह में परिणत कर देना चाहिए और उस चिन्ह को आने वाली पीढ़ी को बता दिया जाए अगर, तो वो चीज़ें भूलेगी नहीं, क्योंकि श्रुतियाँ क्या थी, कुछ न कुछ चीज़ें उसके शिष्य भूल जाते थे, कुछ न कुछ नई जोड़ देते थे, इस तरह से अशुद्धता आ जाती थी। इसी अशुद्धता को दूर करने के लिए, त्रुटियों को दूर करने के लिए ऋषि मुनियों ने लिखने की पद्धति खोजनी शुरू की। उन्होंने प्रकृति में रहा, प्रकृति में रहे, मनुष्य स्वयं प्रकृति में रहा और वो प्रकृति से ही सीखा सब कुछ। जिस वातावरण में रहा, उसी वातावरण से उसने सीखा। तो उन्होंने वर्णों को बनाने के लिए वर्णों को बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है जिसमें लिपि के बारे में पढ़ाया, इसलिए लिपि चलती है। प्राचीन काल में कुछ और लिपि थी, उसी लिपि का मध्यकाल में कुछ और परिवर्तन हुआ, आधुनिक काल में कुछ और परिवर्तन हुआ। तो हमने बता दिया कि पहले चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। सबसे पहले लिपि का विकास क्रम हमने बता दिया कि सबसे प्राचीन काल में चित्रात्मक चित्र लिपि हुआ करती थी। फिर सूत्र लिपि हुई। फिर भाव लिपि, भावनात्मक चीज़ें रखी जाती थी। जैसे कोई चिन्ह, जैसे जैसे कोई दुःख प्रकट करना होता था, तो इस तरह से सूरज कोई चेहरा बना दिया, उसमें रोते हुए दिखा दिया जाता था। तो भावात्मक चीज़ें, भाव लिपि, फिर भाव ध्वनि लिपि आई, उसके बाद अब ध्वनि, आज वर्तमान काल का जो समय चल रहा है, इस समय ध्वनि लिपि चल रही है। तो उस समय क्या हुआ कि ऋषि मुनियों ने जो अपनी ध्वनियाँ थी, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ,
प्रकृति से निकलने वाले तमाम तरह की आवाज़ें, जिस तरह से कंठ से ध्वनि कोई कोई निकली होगी, कोई मूर्धा से निकली होगी, कोई तालु से निकली होगी, कोई दंत से निकली होगी, कोई ओठ से निकली होगी, कहीं बकरी से, कहीं ऊँट से, कहीं जंगली जानवरों से, कहीं पेड़-पौधों से, हवाओं से, इनने जो महसूस किया उस ध्वनियों को एक विशेष चिन्ह बनाते गए। जैसे कर्कश ध्वनि निकली होगी तो उन्होंने क बना दिया होगा। ठीक है? क ब एक ये कर्कश ध्वनियाँ काँव काँव, कर्र कर आदि की ध्वनि जिस तरह से निकलती है, कौवा बोलता है इस तरह से। तो इन्होंने जबकि ये क का स्वरूप जो आज देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं था। यह स्वरूप समय-समय पर बदलता रहता है। शुरू-शुरू में क इस तरह से करीब रहा, फिर बदलता गया, फिर क आज जो कि इस तरह से हो गया। तो उस समय कुछ और चिन्ह लगाए होंगे लोग, फिर बदलाव किए होंगे, फिर बदलाव किए होंगे, फिर बदलाव करते-करते इस तरह से यह क ध्वनि, जो ध्वनि कर्कश ध्वनि थी, उसको इन्होंने बता दिया कि जगह कर्र कर्र का के निकालना, तो इसका मतलब समझिएगा कि कर्र कर्र का की ध्वनि है, मतलब कर्कश ध्वनि है। इसी तरह से कहीं खर की ध्वनि सुनी होगी तो उन्होंने ख बनाया होगा, ख वर्ण बनाया ऋषि मुनियों ने। इस वर्ण को इस एक चिन्ह दिया, एक स्वरूप दिया, स्वरूप यानी कि मूर्त रूप दिया। तो कहीं देखे हो ग ग गर गर की आवाज़, गौं गा की आवाज़ हो तो ग का स्वरूप दिया होगा, फिर घ का दिया होगा। इस तरह से जो नाक में निकली होगी ध्वनि, ना अंग करके, नंग करके, अंग करके निकली होगी, तो इस तरह से अंगा दिया। फिर चर्र चर्र की आवाज़ निकली, च, फिर छ, ज, झ, इस तरह से झनझनाती हुई आवाज़ को झ मिला दे बना करके इस तरह से ये लोग देते गए। हुँ। ऋषि मुनियों ने जो प्राचीन काल के शिक्षक रहे, शिक्षक ऋषि आदि रहे, उन लोगों ने इस तरह से चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो ध्वनियाँ थी उन्हीं को चिन्हों में परिणित कर दिया गया। तो यही वर्ण कहे गए, ठीक है? इन्हीं को वर्ण कहा गया है। तो अर्थात जो हमारी मुख से ध्वनि निकलती है, इसी ध्वनि को ही अगर हम लिखित रूप में एक विशेष चिन्ह बना देते हैं, ठीक है? ठीक है? विशेष चिन्ह बना देते हैं तो यही वर्ण होता है। अर्थात अर्थात क्या कहेंगे हम इसे? ध्वनि ध्वनि चिन्ह क्या है? ध्वनि चिन्ह ही क्या ही वर्ण है। ठीक है? ध्वनि चिन्ह ही वर्ण है। अर्थात ध्वनियों का चिन्ह, कर्कश ध्वनि जैसे ज्ञ की ध्वनि निकली होगी तो इसका चिन्ह हमने ये बना दिया, ये हो गया वर्ण। अब इस ज्ञ में अगर संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है? इसमें संधि विच्छेद करेंगे, हाँ? तो संधि विच्छेद, इसमें संधि विच्छेद नहीं हो सकता। हुँ। तो ध्वनियाँ जो थी उनमें ऐसी ध्वनियाँ एक दूसरा परिभाषा, कई-कई चीज़ें जैसे इसमें जब जाएँगे तो दो दो वर्ण ज और मिला है, हुँ? लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, जैसे परिभाषा के रूप में हम समझा रहे हैं आपको कि ऐसी ध्वनियाँ जिनमें खंड न किया जा सके, उन्हें वर्ण के रूप में परिभाषित किया गया। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ऐसी ध्वनियाँ, तो इन्हीं ध्वनियों को एक चिन्ह में दे दिया गया, अर्थात ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाए। अब ये वर्ण हर एक जहाँ जो भी कोई भी देश रहा होगा, हर देश ने अपने-अपने लिए एक वर्ण बनाया होगा। इंग्लिश का कुछ और बन गया, लैटिन का कुछ और बन गया, इसी तरह से हिंदी का कुछ और बना। इसी तरह से वर्ण जो बनते गए, जैसे बंगाली में कुछ और देखेंगे, उड़िया में कुछ और देखेंगे, तमिल में कुछ और देखेंगे, कन्नड़, तेलुगु में कुछ और देखेंगे, मराठी में कुछ और, थोड़ा-सा वर्ण में, चिन्हों में बदलाव देखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इसका प्राचीन काल में जो मूल स्रोत है, वो एक ही है। सबका मूल स्रोत एक ही है। कहीं न कहीं कि मनुष्य ने शुरू किया था, तो शुरुआत जो अगर शुरुआती दौर में जब मैन्युस्क्रिप्ट, जो जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, इसके जो रीडर होते हैं, पढ़ते हैं, ये लोग इसी के आधार पर निर्धारित करते हैं कि ये इसका मतलब प्राचीन काल में ये था, और ये लिखा जो विभिन्न प्रकार के जो पत्थरों पर लिखा गया, ताम्र पत्रों पे लिखा गया, या ताड़ के पत्रों पर जो लिखा है, उसी तरह से इन लोगों ने लिपियों को पढ़ा, इन्हीं वर्णों को सजा-बजा करके पढ़ा। तो यही यही ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा गया, ठीक है? यही वर्ण है, इन्हीं वर्णमाला यानी अर्थात इनका जो व्यवस्थित रूप जब दे देते हैं, कई वर्णों को मिलाकर, जिसमें स्वर व्यंजन मिला करके बना देते हैं, तो एक माला बन जाती है। इन्हीं मालाओं से शब्द बन जाता है, शब्द से के बाद
एक विशेष वाक्य बन जाता है, वाक्य से पूरा का पूरा साहित्य बन जाता है, पूरा पूरा लेखन बन तैयार होता है। इसी तरह से हिंदी जगत की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी जगत में जो वर्णों की संख्या मानी गई है मूल रूप से 52 वर्ण माने गए हैं। इसमें कुछ अपवाद स्वरूप जो होंगे, कहीं 45 भी दिखाएँगे, कहीं 35 भी दिखाएँगे, तो इसको मैं नोट करके एक-एक करके विशेषता बताते हुए चलूँगा। लेकिन जो पूछेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी में, तो सीधे-सीधे 52 वर्ण मारना। अगर कोई कंडीशन दिया होगा, तो उस कंडीशन को हम आगे बता देंगे। तो उसमें कहीं 45 हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो अलग बात है। स्वरों की संख्या, इस तरह से व्यंजन की संख्या या दोनों को मिला करके तो स्वर, व्यंजन सब मिला करके हिंदी जगत में कुल 52 वर्ण हैं, ठीक? स्वर तथा व्यंजन सब मिलाकर कुल हिंदी जगत में कुल कितने हैं? कुल 52 वर्ण हैं, ठीक? हिंदी जगत में कुल वर्ण कितने? 52, ठीक है? 52 वर्ण हैं। अब इनकी कंडीशन भी हम बताते चलेंगे, कहाँ पर कुछ कम-बेशी होता है। लेकिन मैंने जो किताब अध्ययन किया है, वो वासुदेव नंदन वासुदेव वासुदेव नंदन, ठीक है? श्री वासुदेव नंदन जी की किताब और डॉक्टर हरदेव बाहरी हरदेव बाहरी डॉक्टर हरदेव बाहरी किताब, और साथ में मैं एक जो लिपि है, ये वासुदेव नंदन जी की लिपि है, नहीं, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की लिपि है। इस लिपि को भी मैं इसमें शुद्धता के लिए लिया हूँ साथ में, कहीं अशुद्धता न रह जाए, ताकि मैं इसको मानक रूप में आपको बताऊँगा कि अगर कहीं मान लीजिए आयोग नहीं मानता है, तो आप इन किताबों को लेकर के कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, ठीक है? इन किताबों को लेकर कोर्ट कचहरी आप जा सकते हैं, ये मानक रूप में इसे जज भी मानने को बाध्य होते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास ये हरदेव बाहरी साहब बाबा जी की है, ये वासुदेव नंदन जी की है। ये हरदबारी जी की जो लिपि है, इससे हम पढ़ा रहे हैं। ये वासुदेव जी की है। नहीं, ये हरदेव बहारू जी की है, ये वासुदेव जी की किताब है। साथ में थोड़ा बहुत हमने लुसेंट का भी सहारा लिया है। इसके अलावा हमने जो सहारा लिया है, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की का एक हिंदी व्याकरण है, इसका सहारा लिया है। यही किताबें हैं जो कोर्ट कचहरी में सब जगह मान्य होती हैं। तो इन किताबों को आधार बना कर के मैं चल रहा हूँ। अगर कोई चैलेंज देना चाहे तो यहाँ एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद चैलेंज दीजिएगा। कहीं न कहीं मैं यहीं से लिया हूँ और इसमें बहुत मेहनत करके एक-एक कोई गलती ना हो जाए, मैं ऐसा तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? तो हिंदी में कुल 52 वर्ण हम आपको मारना है, 52 वर्ण। अब ये 52 वर्ण कैसे पूरा होते हैं, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। पहले आते हैं स्वर, इन्हीं वर्ण वालों में स्वर, ठीक है? स्वर के बारे में जान लीजिए। आप जानिए कि स्वर क्या है? स्वर का मतलब ये, स्वर का अर्थात ये होता है, परिभाषा के रूप में अगर जानना चाहें, तो जो निर्बाध रूप से चलता है। हमने बोला, अब इसमें ऊपर-नीचे नहीं हो रहा, का स्वर ही में चल रहा है, निर्बाध रूप से। ई, उ, जो इसमें कोई बाधा ना हो, निर्बाध रूप से जो ध्वनि चले, उसे स्वर कहा जाता है, ठीक है? और व्यंजन किसे कहा जाएगा? जो स्वरों के सहारे चलता है। स्वर क्या है? स्वर को चलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन को चलने के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? तो स्वरों के सहारे जो चले, जो स्वरों के हेल्प से चले, वो व्यंजन कहलाता है, और जो निर्बाध रूप से चले, स्वतंत्र रूप से चले, उसे स्वर कहा जाता है। तो पहले स्वर के बारे में जान लीजिए कि स्वर कितने हैं, ठीक है? स्वर कितने हैं? देखिए, स्वर कहीं 13 मिलेंगे, कहीं 10 मिलेंगे, कहीं 11 मिलेंगे, ठीक है? तो 13 कैसे होता है, 10 कैसे होता है, 11 कैसे होता है? लेकिन सामान्य रूप से आप जब भी आएगा बीएड के एंट्रेंस में या कोई कहीं भी, तो आप 11 ही मारिएगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन दिया होगा, तो कंडीशन के तहत वो 13 हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। तो कोई कंडीशन नहीं है, बिना कंडीशन के यहाँ हम 11 स्वर
ठीक है? 11 स्वर कौन-कौन से हैं इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। अ, आ, छोटी, बड़ी ई, ठीक है? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हुँ? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, इसमें देखिए एक जो विवाद होता है, जो इसको री या उसको हम बचपन में पढ़े होंगे ऋषि कहते हैं। री का प्रयोग आजकल बहुत ही कम हो गया है। तो धीरे-धीरे ये नगण्य होता जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको 11 वर्णों में स्वर वर्णों में माना गया है। तो इसकी कंडीशन आगे थोड़ा-सा मैं लिखवा दूँगा। तो हरदेव बाहरी जी और ये वासुदेव नंदन जी ने इसे स्वरों में ही गिना है, 11 स्वरों में ही गिना है। तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद ऋषि री हो गया, ठीक है? इसका प्रयोग संस्कृत में बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है? यह ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में होता था। अब धीरे-धीरे ये इसका प्रयोग कम होता जा रहा है, क्योंकि गद्यात्मक रूपों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि सरल चीज़ों, सरल वर्णों का प्रयोग हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा संस्कृत में प्रयोग होता था। तो इसको र करके होता है, री उच्चारण जब करेंगे री होगा। तो ऋषि या ऋषि या री कह सकते हैं इसे। इसके बाद ए, फिर ऐ, ए, ऐ, इसके बाद ओ, फिर औ। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक? इस तरह से कुल 11 वर्ण स्वर वर्ण हो गए, ठीक है? 11 स्वर वर्ण 11 स्वर वर्ण इस तरह से माने गए। अब कहीं-कहीं मिलता है कि 13 वर्ण कैसे हैं? ठीक है? 11 तो हो गए। अगर अगर 10 की बात आती है इस ऋषि को अगर हटा देंगे, तो कितने हो जाएँगे? 10 स्वर वर्ण, ठीक है? 10 स्वर वर्ण हो जाएँगे, ठीक? अब 13 कैसे होगा? कहीं-कहीं 13 स्वर मिलता है। स्वर, वर्ण 13, 13 कैसे मिलता है? 10 में क्या करते हैं, इस ऋषि को हटा देते हैं तो 10 हो गया। अब 13 में क्या होता है कि एक हो जाता है अंग, पहले हमको पढ़ाया गया यही अंग, दूसरा अ, ठीक है? अंग और अ। तो 13 स्वर वर्ण इस तरह से हो गए, 11 इस तरह से थे, प्लस 2 और मिल गए इसमें, बराबर हो गए 13। तो 13 स्वर वर्ण हो गए, लेकिन मूल रूप से 11 ही स्वर वर्ण हैं। अगर ऋषि को हटा देते हैं, तो यह 10 स्वर वर्ण हो जाते हैं और 13 क्यों होते हैं? जिसमें अंग और अ मिला दिया गया। तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि क्यों मतलब नहीं रह गया? क्योंकि इस अंग को अनुस्वार में जोड़ दिया गया। अनुस्वार, इसे अनुस्वार एक अलग से चिन्ह बना दिया गया है, जिसको देखेंगे तो बिंदी इस तरह से लगा दिया जाता है और इस अह को विसर्ग कह दिया गया, ठीक है? विसर्ग, विसर्ग रूप दे दिया गया है, इसलिए यह जो अंग और अ है, यह हट जाता है। तो इस प्रकार से कुल 11 स्वर वर्ण ही होते हैं, ठीक है? 11 स्वर वर्ण हैं। तो देखिए कंडीशन है ये, अगर ऋषि को हटाकर कहेगा पूछेगा, अगर पूछता है ऋषि को हटा दिया जाता है तो 10 हो गए, ऋषि को ले लिया गया तो 11 हो गए। अगर इसमें अनुस्वार और विसर्ग को यानी कि अंग और अह को जोड़ दिया गया तो 13 स्वर वर्ण हो जाते हैं। अब जब लुसेंट पढ़ते हैं, कई विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि लुसेंट में तो 13 दिया है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों को, कहीं 10 दिया है तो ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये कंडीशन होगी, अगर पूछेगा तो ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है? ये अंग और अनुस्वार और विसर्ग के रूप में हटा दिए गए हैं। ठीक है? तो ये अनुस्वार और विसर्ग क्या है? न तो ये स्वर है, न तो ये व्यंजन है। इसलिए अयोगवाह कहा गया, ठीक है? न तो ये स्वर है, न तो ये व्यंजन है। इसलिए अयोगवाह कहा गया इनको। इन्हीं अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा गया।
ये स्वर भी हैं, ये व्यंजन भी हैं। स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। यह एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? इसीलिए यह स्वर भी हैं, ये व्यंजन भी है, व्यंजन भी है, यह स्वर भी है। इसीलिए इनको अयोगवाह अयोगवाह कहा गया। आगे मैं इनके बारे में बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल ये वर्ण के बारे में जान लीजिए। तो ये स्वर वर्ण का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। स्वर वर्ण कितने हैं? कुल 11 स्वर वर्ण मारिएगा। अ, आ, ई मतलब अ, फिर आ, फिर छोटी, फिर बड़ी ई। बड़ी ई इसलिए कहा जाता है कि ई थोड़ा सा खींचना पड़ता है। इसका उच्चारण कहेंगे तो हो जाएगा। फिर आ पूरा मुंह खोल के बोलेंगे, आ मुंह खोलेंगे। फिर ई खींचेंगे, फिर ई खींचेंगे, सबसे ज्यादा खींचेंगे। फिर ऊ खींचेंगे, फिर बड़ा ऊ और ज्यादा खींचेंगे, ऊ खींचेंगे। इसी तरह से री, र एक और होता है, र होता है, र होता है, र होता है। नीचे का और दूसरा र होता है, एक ऊपर भी लगाया जाता है। तो ये जो लिपि बनी, देवनागरी लिपि सुधार समिति बनी, उस सुधार समिति ने इस तरह का काम किया है। इसमें देखिए एक प्रश्न बनता है कि ये जो लिपि सुधार समिति बनी थी बीजी खेर की अध्यक्षता में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ी आयोगों के बारे में बाद में हम आपको कौन-कौन से आयोग, लिपि सुधार आयोग, जो वर्णमाला सुधार आयोग कौन-कौन से बने, इन आयोगों के बारे में एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा, वहाँ पढ़ लीजिए। आप फिलहाल वर्ण पढ़िए, केवल वर्ण पढ़िए। तो हमने बताया कि जो 13 व स्वर वर्ण हो जाते हैं, वह किस प्रकार से हो जाते हैं। अंग और अ मिल गया तो 13 हो गया, और ऋषि भी मिल गया तो 13 हो गया। 10 इस तरह से होते हैं, लेकिन 11 ही मूल हैं। इतना कन्फर्म हो गया। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवाह है, अर्थात योग न होते हुए भी ये साथ-साथ रहते हैं, या स्वरों के सहारे चलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? यह स्वरों के सहारे चलते हैं, स्वरों के सहारे चलते हैं। न तो ये स्वर है, न तो ये व्यंजन है। स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, ठीक है? इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है, अर्थात यह स्वरों के सहारे चलते हैं। योग न होते हुए, अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होते हुए भी साथ-साथ चलना, साथ-साथ चलना, ठीक है? योग न होते हुए भी साथ-साथ चलते हैं, जो उसे अयोगवाह कहा जाता है। तो ये जो अंग और अह इसमें जो था, पहले हम बचपन में पढ़े थे, फिर पढ़ाते थे मास्टर साहब, डंडा से मार-मार के पढ़ाते, सबको पिटाई हुई होगी। कौन है जो मार नहीं खाया होगा? तो लास्ट में कहते अंग, अह, आ, ई, ऊ, ये जब डंडा जोर से पड़ता था तो और जोर से पढ़ते थे। आ, ई और जोर से पड़ता था तो और पढ़ते थे। हम भी हमारे घर छोटे-छोटे लड़के, उनको भी पीटता हूँ मैं। जब एक डंडा मार देता हूँ तो जोर-जोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर धीरे-धीरे हो जाते हैं। फिर एक डंडा मार देता हूँ, फिर शुरू कर हो जाते हैं। तो बिना मारे ये सब सीखते नहीं। थोड़ा बहुत मारना ज़रूरी है, जबकि जो शिक्षण शास्त्र है उसमें कहा गया है कि बच्चों को मारते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हड़काना ज़रूरी है। नहीं हड़काएँगे नहीं तो वो मज़ाक समझने लगते हैं, जैसे हमको मज़ाक में ले लेते हैं सब। अंकल कहते हुए मज़ाक में लेने लगते हैं, तो मज़ाक में कितना मज़ाक करोगे हमसे? फिर तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तो ध्यान रखिए। तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। मैं किताब है, किताब आप लोग ज़रूर ले लीजिए। अगर और विस्तार से पढ़ना है तो एक डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की आती है, एक ग्रामर की किताब, एक पंडित कामता प्रसाद गुरु की ग्रामर किताब आती है, एक डॉक्टर वासुदेव नंदन की जी किताब सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। डॉक्टर वासुदेव नंदन को आप अगर ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि व्याकरण में कुछ फँसेगा, कुछ रुकेगा। तो वासुदेव नंदन की किताब को आप लीजिए, और वासुदेव नंदन जी की किताब जो व्याकरण की किताब है, उसके अलावा उन्होंने एक शुद्ध हिंदी, देखिए ये शुद्ध हिंदी लिपि बनाया है उन्होंने, हाँ? उस लिपि को भी ज़रूर ले लीजिए, जो अभी हमने दिखाया था इसके पहले। हुँ? ये शुद्ध हिंदी लिपि। आप देखे होंगे कोई भी मीठा की दुकान पे चले, जो मीठा की दुकान है, वहाँ मिष्ठान भंडार लिखा रहता है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई सही लिखा होगा। कहीं एक आध जगह मुझे सही मिला है, जबकि मिष्ट अन्न, मिष्ट धन अन्न होता है, मिष्टान्न होता है, लेकिन हर जगह मिष्ठान लिखा, वो अशुद्ध है। तो सारी अशुद्धियाँ, जो भी शब्दों में अशुद्धियाँ होती हैं, यहाँ पर दिया है। याद रखिए, इसको ज़रूर पढ़ ले लीजिएगा।
तो वासुदेव नंदन और इस किताब को ज़रूर लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, स्वर हो गया, ठीक? इसको हटा देते हैं, इस तरह से कुल टोटल 11 स्वर वर्ण हो गए। अब जो प्रश्न बनता है वो एक बनता है स्पर्श व्यंजन, एक अंतःस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन बनता है, एक द्विगुण व्यंजन बनता है। तो व्यंजनों में भी अब आइए व्यंजन की तरफ चलते हैं। स्वर के बाद व्यंजन। व्यंजन वो होता है जो स्वरों के सहारे चलता है, स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता ये। जैसे क है, तो क कह रहे हैं तो क में अ छुपा है। अगर अ हटा देंगे तो क, क, ख, ग, घ इस तरह से कहेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए व्यंजन के जो है वो स्वरों के सहारे चलते हैं। और स्वर क्या है, स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से निर्बाध रूप से चलते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो कहें तो चल ही रहा है, रुक नहीं रहा कहीं। बहुत देर तक चलाते रहे, क में क्या करें, क के बाद खत्म हो जाता है। तो ये स्वर और व्यंजन में आओ आ जाओ। तो आइए व्यंजन की तरफ चलते हैं। जो हमारे व्यंजन है जिसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, अंग्रेजी में इसे वावल कहते हैं। तो इस कंसोनेंट के बारे में जानते हैं कि इनमें भी कौन-कौन से वर्ण होते हैं, कौन स्पर्श व्यंजन है, कौन अंतःस्थ हैं, कौन ऊष्म है, हुँ? कौन द्विगुण व्यंजन है, हुँ? और कहाँ से इनका उच्चारण किया जाता है, ये चीज़ें हम आपको आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो आइए व्यंजनों के बारे में जान लेते हैं। जो हम पढ़ाने जा रहे थे, तो इसमें व्यंजनों को जो वर्ग बना दिया गया है, जब हरदेव बारी जी की या वासुदेव जी की किताब देखेंगे, चारुलक्षण देखेंगे, तो वहाँ वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक ही लाइन में सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जो पूछता है अब तक जो पूछा है, हुँ? तो स्पर्श क्या है, ऊष्म क्या है, मैं भी बताता हूँ। व्यंजन की तरफ चलिए। व्यंजनों में भी वर्ग बना दिया गया है, जो जैसे क वर्ग, क वर्ग। तो एक-एक देखिए क, ख, ग, घ, ङ करके आप सभी को याद होगा, याद रखिएगा, इसमें घबराइए मत, सीधे क वर्ग की तरफ चलिए, बस इतना आपको ध्यान देना है कि क वर्ग में कौन-कौन से आते हैं। तो आते हैं तो अब आपको आपको रटना नहीं, रटिए मत, क, ख, ग, घ, ङ इस तरह से करके मत रटिए क वर्ग में क्या आता है, ख वर्ग में क्या आता है, तो याद रखिएगा, बस इतना आपको करना है कि 5-5 करके बाँट लीजिए शुरू-शुरू में। क वर्ग में क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, 4 ठो हो गया, अब ये 5वाँ, अगर 5वाँ हो गया तो 5 पूरा कर दिए, बस ये हो गया, एक वर्ग हो गया। हुँ? अब अंगा के बाद क्या आता है? जैसे क से शुरू करेंगे हम, इसमें 5 गो हो गया, हुँ? 5 वर्ण हो गए, हैं? तो ये क वर्ग, क से शुरू किया हमने तो क वर्ग में 5-5 करके सब में 1-1 रखते चले जाइए। अब आइए ख वर्ग, ख वर्ग, ठीक? ख वर्ग में चलिए, तो अब जहाँ से खत्म हुआ नहीं, ख वर्ग नहीं जाएगा, सॉरी, ख वर्ग नहीं, ये जहाँ से खत्म हुआ है, ठीक? जहाँ से खत्म हुआ है उसके आगे से चलिए, अ, के बाद च वर्ग आ जाएगा तुरंत, ठीक? च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, च, छ, ज, झ, झ के बाद ये इयाँ होता है, इयाँ, करके होता है इयाँ, य, ठीक है? 5 गो हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 इस इसके आगे 5 ठो ये हो गया। अब इसके आगे फिर 5 ठो लिखिए, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद क्या आता है? ट आता है ना, अ के बाद ट आता है। ट, ठ, ड, अब देखिए यहाँ पर 1 2 वर्ण और आते हैं, ढ और ढ़। तो ये ट से शुरू हो रहा है इसलिए ये ट वर्ग हो गया। जो जहाँ से क से शुरू होगा क वर्ग, च से शुरू होगा च वर्ग, ट से ट वर्ग हो गया। अब इसी के आगे फिर आगे बढ़ेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ड़ हो गया। अब आड़ा के आगे फिर बढ़ेंगे, ड़ के बाद त, थ,
द, ध, इसके बाद फिर न आ जाएगा, ठीक? इसको कामा यहाँ से इस तरह से छोटे-छोटे लगा लीजिए। तो इसके आगे आड़ा के बाद तरजुई आया, त आया, हाँ? त आ गया, इसलिए ये जब त से शुरू हो रहा था ये त वर्ग है, त वर्ग हो गया। फिर 5 ठो आगे इसके ये 2, 2, 4, 5 हुआ, अब इसके आगे फिर 5 ठो बढ़िए। हुँ, इसके बाद फिर आगे बढ़िए, न के बाद नल के बाद प, फ, ब, भ, म आता है, ठीक? नल के बाद आता है क्या? प, फ, ब, भ और मछली जिसे कहा गया म। हुँ, इस तरह से कामा लगा देते हैं। न के आगे नल के बाद पटरी, फरसा, बकरी, भरभूज, मछली, म आ गया। इसलिए ये प से शुरू हुआ, इसलिए ये प वर्ग हो गया। घबराना नहीं है बिल्कुल, क से ज्ञ तक के बस 5-5 करके जाएँगे, ठीक है? 5-5 करके जाएँगे तो क, ख, ग, घ, अ के बाद फिर 5 ठो हो गया, तो क से शुरू हुआ तो क लग गया, क वर्ग हो गया। फिर आगे इसके च है, के बाद चाकू तो च, छ, ज, झ, यहाँ 5 ठो हो गया। च शुरू हुआ तो च वर्ग हो गया। फिर यहाँ के बाद ट शुरू हुआ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये ढ है, ठीक है? ये ढ है, तो ड़ है, तो ये ट शुरू हुआ तो ट वर्ग हो गया, वर्ग बन गए, ये सबके वर्ग कोटि बनते जा रहे हैं। इसके आगे फिर त, थ, द, ध, न है, हाँ? तो 5 वर्ग ये भी बन गए। अड़ा के बाद ट तर्जुई आती है, त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग हो गया। इस तरह से न के बाद पल, पटरी, फरसा, भरभूज, इस तरह से बिना निर्बाध रूप से, बिना याद किए समझिए, समझ जाएँगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये 5-5 वर्ग के कुल 5 वर्ग हमने बना लिया, ठीक? ये कुल 5-5 करके 5 वर्ग बना लीजिए। तो क, च, ट, त, प हो गया ना? ये वर्ग बन गया, ठीक? अब ये 5 को अगर आपस में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये यहाँ तक ये कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण हो गए कि नहीं हो गए? वर्ण है ये, 25 वर्ण हो गए। यहाँ तक ये 25 वर्ण हो गए। उसके बाद अब देखिए इसमें जो प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता कैसे है? ये 25 वर्ण क्या है? ये वर्गीय व्यंजन है, ठीक है? ये वर्गीय व्यंजन है, ठीक? ये वर्गीय व्यंजन पूछता है कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? तो यह 25 गो वर्गीय व्यंजन है। 25 ठो क्या है? 25 वर्ण क्या है? यह वर्णीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्ग है, ये वर्गों में रखे गए हैं। क, ख, क वर्ग में कौन सा? ख, 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 ग, घ, छ वर्ग में, फिर तीसरे ट वर्ग में, तो यह वर्गीय व्यंजन है। अब यहाँ पर यहीं पे मैं बता देना चाहता हूँ, एक और बता देना चाहता हूँ, जो प्रश्न बनता है। अब होता क्या है कि इनका उच्चारण स्थान होता है, कहाँ-कहाँ से कौन-कौन उच्चारण किया जाता है। तो इसको थोड़ा-सा हम पूरा कर लें, तो फिर आगे बताते हैं इनका उच्चारण स्थान के अलावा ये जो प्रश्न बनता है उसके बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। पहले इसको वर्णों को पूरा कर लेते हैं, कुल 52 वर्ण पूरा करना है हमको, 11 ये हो गया, 25 हो गया। 25, 10, 35, एक 36 वर्ण हो गए। अब आगे आते हैं। तो ये वर्गीय व्यंजन हो गए और इसके आगे 4 वर्ण और हैं। य, मछली के बाद यत्ती, र, ल, व, है ना? 4 ठे और आ जाइए। ये अंतः अस्त स्वर है, ठीक है? यह अंतः अस्त व्यंजन कहे जाते हैं। लेकिन अभी इसमें जो कई कंडीशन जो प्रश्न बनता है उसका हम बताते हैं क्या है। य, र, ल, व, पहले 52 वर्ण पूरा कर लीजिए, ठीक है? अंतःस्थ वर्ण है, ठीक है? अंतःस्थ कैसे है उसको बताता हूँ अभी मैं। उसके बाद 4 व के बाद, हुँ, व के बाद आता है बड़ा स, छोटा मूर्धन्य स, छोटा स, ह।
ब के बाद आता है, ये इसको बड़ा स कहा जाता है, ठीक है? इसे बड़ा स कहा जाता है, श इसका उच्चारण स्थान मैं ये बताऊँगा कहाँ से, फिर मूर्धन्य स, ये मूर्धन्य स हो गया, यह छोटा सा हो गया, फिर यह ह हो गया, ठीक? ह हो गया, ठीक? इसे ऊष्म व्यंजन कहा गया है, यह ऊष्म, ठीक? यह ऊष्म व्यंजन है। इसको मैं व्यंजन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन कंडीशन है, अभी बता रहा हूँ क्या है। यह ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्यों है? क्योंकि जब हम उच्चारण जब करते हैं इनका, तो श, श, ह, तो मुँह से ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। श उच्चारण करिए आप लोग, श, श, ह, तो ह देखो इस तरह करेंगे, श, श, ह, है ना? तो इससे क्या होगा कि ऊष्मा निकलती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इन्हें श, श, ह उच्चारण कब करेंगे, जब आप अगर एग्ज़ाम हॉल में नहीं समझ में आता है, तो आप बार-बार उच्चारण करिए, इस तरह हाथ लगाकर श, श, ह, य, र, ल, व करेंगे तो ऊष्मा नहीं निकलेगी। इनके जब इनका उच्चारण करेंगे तो ऊष्मा निकलती है मुँह से, आपके मुँह से हाथ गरम हो जाएगा। श, श इस तरह करेंगे, ह कहेंगे तो गरम हवा निकलती है मुँह से। अगर गरम हवा निकलती है जिन वर्णों को उच्चारण करने से, उन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है? ऊष्म व्यंजन। कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का क्या है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनके बारे में जान लीजिए। संयुक्त व्यंजन कौन-कौन से हैं? श, छतरी वाला छ, ठीक है? छतरी वाला छ, एक त्र होता है, त्र, इसके बाद ज्ञा होता है, इसके बाद श्र होता है, श्र होता है, ठीक? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें 2 वर्णों से मिला है। ये एक वर्ण इसी को मैंने अपवाद कहा था। ये 2 वर्णों के मेल से बना है। अभी इनके बारे में अलग-अलग करके हम बता देंगे 2 वर्णों के मेल से कौन-कौन से कौन क्या बना है। पहले हम 52 वर्ण पूरा कर लेते हैं। संयुक्त हो गया। अब इसके बाद 2 ठो होते हैं 4 ठे संयुक्त व्यंजन हो गया। अब 2 ठो होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण द्विगुण व्यंजन। 2 ठे क्या होते हैं द्विगुण व्यंजन। थोड़ा-सा कैमरा और ऊपर कर लेते हैं। हुँ, लाइट बढ़ा दिया हमने थोड़ा और, ज़्यादा हो गई। तो द्विगुण व्यंजन 2 ठे होते हैं द्विगुण व्यंजन। थोड़ा लाइट जा रही है इसलिए इसको बंद कर दे रहे हैं। अब साफ आ रहा होगा। द्विगुण व्यंजन कौन-कौन से होते हैं? एक जो डलिया है, अगर इसके नीचे इस डलिया के नीचे अगर एक बिंदु लगा देते हैं, तो ये ड न करके ड़ हो जाता है, ड़। इसीलिए एक गुण इनका ये है कि डलिया है, दूसरा गुण क्या है इसका कि बिंदु लगाने से ड़ हो जाता है। ये दूसरा गुण इनका है, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा गया है। इस तरह ढ है, ढकना को कहते हैं ढकना, किसी को ढक देना। एक होता है ढ़, जब पढ़ना, पढ़ना, तो जो पढ़ना में यूज़ करेंगे ढ नहीं है, वहाँ ढ़ है, ढ़ दूसरा व्यंजन लग जाता है। इसलिए इस ये 2 काम कर रहा है, ड और ढ, ठीक है? ये ड एक तो ड काम कर रहा है, दूसरा अगर बिंदु लग गई, तो ये ड़ का काम करता है, ड़। ड़ बन गया, इसलिए एक गुण इसका डलिया का ड का है, दूसरा ड़ का। इसके बाद ढकना। एक तो हो गया ढक्कन, ढकना, किसी चीज़ को ढकना आदि। तो एक ढ का भी ये रोल निभा रहा है, दूसरा रोल निभा रहा है, जब इसके नीचे बिंदु लगा देंगे एक ठो, तो ढ़ का हो जाता है, ढ़, पढ़ना, चढ़ना, हाँ? इस तरह से ढ़ जब उच्चारण करेंगे तो जीभ बहुत ज़्यादा लुंठित हो रही है, लड़खड़ा रही है, तो तब जा कर के ये पूरा हो रहा है।
तब पढ़ना, चढ़ना अढ़ अढ़ अढ़, ढ अढ़, ढ अढ़, ढ अढ़, ढ अढ़। देखें कि इसमें अंतर हो रहा है ना, ढ और ढ में अंतर हो रहा है, इसलिए यह द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। तो यही तो इसके दो गुण हो जाते हैं, एक गुण ड और ढ हो जाता है, दूसरा अड़ और ढ़ हो जाते हैं, इसलिए यह दूठे द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद जो अंग और अ हमने वहां से हटा दिया है ऊपर से, उसको भी यहाँ 52 वर्णों में शामिल कर लिया गया है। तो उसे अनुस्वार, एक अनुस्वार, अनुस्वार इसका चिन्ह होता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जब बिंदु लगा देते हैं, हाँ, तो अनुस्वार हो जाता है, ठीक। एक होता है विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह इस तरह से लगता है, किसी भी जो वर्ड होंगे या शब्द होंगे उसके आगे इस तरह से चिन्ह लगे। हम ये गोला बना दिया, लेकिन दो तरह से बिंदु इस तरह से होते हैं, ठीक, इस तरह से बिंदु होते हैं। तो इसको ऐसे ही लगा लीजिए, गोला ना बना के ऐसे बिंदु लगा दीजिए, ठीक। तो इस तरह से ये विसर्ग हो गए, इसे विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए चलिए इसको बड़ा बड़ा बना देते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। ये हो गया कुल 52 वर्ण। हम 52 वर्णों के बाद इनका एक एक विशेषता बताते हैं। तो 52 वर्ण कैसे हो गए, 11 ये हो गए, ठीक। चलिए 11 ये हो गए, स्वर हो गए, प्लस 25 आपके वर्गीय व्यंजन हो गए, ठीक। यह 25 वर्ग व्यंजन, ठीक, वर्ग व्यंजन, 25 वर्ग व्यंजन हो गए, ठीक। 4 अंतःस्थ, ठीक है, 4 अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, ठीक। 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, प्लस 4, ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेंगे एक बार, चलिए आ रहा है। 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, अब 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, प्लस 4 संयुक्त, छ त्र ज्ञ और स्र, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, प्लस 2 थे आ गए द्विगुण व्यंजन, और 2 थे आ गए कौन, विसर्ग और अनुस्वार। इस प्रकार से आइए गिन लेते हैं अनुस्वार और विसर्ग। कुल 2 2 4 4 8 4 12 4 16 4 20 1 21 1 22 को 2 हाथ में लगा, 2 2 2 4 1 5। इस प्रकार से हमने कुल 52 वर्ण पूरा कर दिया, ठीक है। 52 वर्ण इस तरह से पूरा हो जाते हैं, ठीक है। 52 वर्ण पूरा हुए इस तरह से। अब आइए इनके बारे में और विशेषताएं जानते हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं। अभी हमने बताया ना उसमें क्या है, इसमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अब देखिए यहीं पर आप याद रखिएगा कि जो 25 गो वर्गीय व्यंजन है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यही 25 क्या है, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श से संबंध क्या है, स्पर्श क्यों कहा जाता है, इनको जब भी उच्चारण होता है तो कहीं न कहीं जिह्वा का स्पर्श होता है, छुआती है जिह्वा। क तो इसमें क्या है, स्पर्श हो रहा है, जो भी ध्वनि निकल रही है, सब जगह छूते हुए निकल रही है। हुँ? तो क ध्वनि फिर च वर्ग की ध्वनि च च च, तो च च में जिह्वा क्या कर रही है, ऊपर छू रही है, इस तरह से ये स्पर्श कर रही है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना, ये जो वर्गीय व्यंजन है यही यही 25 वर्गीय व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन, ठीक। यह स्पर्श व्यंजन, ठीक। इसके बाद यह अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ अर्थात अंदर से, अंदर ही बोला जाता है, अंदर में ही, अंदर ही बोला जाता है। अंतःस्थ जो अंदर होता है, अस्थ माने होता है स्थापित होना, अंदर स्थापित होता है, यह अंदर से बोला जाता है, इसलिए इसे अंतःस्थ कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि यह 4 व्यंजन है, यह अंतःस्थ व्यंजन का यह स्वर है, इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। देखिए इनकी विशेषता क्या है कि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से होता है, ठीक है।
आपस में सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूरा स्पर्श नहीं होता है। देखिए, अभी मैं बताऊँगा कि उच्चारण कहाँ-कहाँ से होता है। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। तो य, र, ल, व कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से सटाने से कहीं न कहीं होता है, लेकिन ये पूरा नहीं स पूरा सटता नहीं है, थोड़ा-सा सटता है, आधा तिया सटता है, फिर नीचे आ जाता है। इसीलिए ये अंदर से निकलता है, अंदर से होता है, इसीलिए इसे इसे अंतःस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहा जाता है। इसीलिए ये क्या है? अर्ध स्वर, अंतःस्थ व्यंजन, ये अर्ध स्वर कहा जाते हैं। आधा स्वर, आधा व्यंजन, इसलिए इसको व्यंजन भी है, ठीक है? यह व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन इस पूरा छुआई नहीं देता है। जब भी बोलते हैं तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में जिह्वा क्या करती है, कहीं न कहीं उसे स्पर्श करती है, लेकिन स्पर्श पूरी तरह से नहीं करती है। आधा तो ये स्पर्श करती है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को जिह्वा, तो जो पूरा नहीं करती तो अर्ध स्वर में आधा स्वर हो जाते हैं। इसलिए आधा स्वर, आधा व्यंजन हो जाते हैं। तो इसे अर्ध स्वर कहा गया है, याद रखिएगा। यही य, र, ल, व जो है अर्ध स्वर हैं। एक बार इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए कि यह पूछता है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो यह 4 होते हैं। इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। य, र, ल, व यह 4 हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दाँत और ओठ के परस्पर सटाने से होता है। किंतु कहीं भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है। ये चारों अंतःस्थ व्यंजन अर्थात अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है? इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। दोस्तों, ये अर्ध स्वर में जो अर्ध स्वर हैं य, र, ल, व, इसमें एक और प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, पूछता है कि इसमें य, व क्या है? य तथा व, यह पूर्ण तरह से अर्ध स्वर है, ठीक है? य और व, यह पूर्ण यह पूर्ण अर्ध स्वर है, ठीक है? यह पूर्ण अर्ध स्वर है। दूसरा एक प्रश्न और बनता है कि र क्या है? तो इसमें जो र है, यह लुंठित है, लुंठित, इसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। लुंठित, लुंठित मतलब ये लुढ़क के चलता है ना? जब र को लुंठित वर्ण कहा जाता है। कभी पूछ दे कि लुंठित वर्ण कौन है तो र इसका नहीं र, ये लड़खड़ा के चल देगा, लुंठित होकर चल रहा है, लुढ़क के चल रहा है, लुंठित मतलब लुढ़क के चल जाना, जैसे र ना र का उच्चारण तो लुंठित अर्थात लुढ़क के जब चलता है तो र को लुंठित भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछता है कि लुंठित वर्ण कौन है? ये अर्ध स्वर भी है, लेकिन लुंठित वर्ण इसे कहा गया है, याद रखिएगा। यह र को ही लुंठित कहा गया है। अगर पूर्ण अर्ध स्वर की बात करेगा तो य और व यह पूर्ण अर्ध स्वर है, कंप्लीट, ठीक है? ध्वनि जो कभी स्वर हो, कभी व्यंजन हो, ठीक? ये अर्ध स्वर, कभी स्वर हो जाता है, कभी व्यंजन, अर्थात ये इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से जिह्वा कहीं पूरा स्वर से छूती नहीं है। आधा तो यह छू रही, तो ऐसा लगता है कहीं स्वर है, कहीं व्यंजन है। इसलिए य और व यह पूर्ण अर्ध स्वर है। र क्या है? लुंठित है, ठीक है? र क्या है? लुंठित कहा जाता है। और यहीं पर जो ल है, ल को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कि ल को क्या कहा जाता है? ल को पार्श्विक वर्ण कहा गया है। पार्श्विक, पार्श्विक कहा गया, ठीक है? ल को पार्श्विक, ल को पार्श्विक वर्ण कहा गया, ठीक है? यह पार्श्विक वर्ण है। ल क्या है? पार्श्विक वर्ण कहा गया। बार-बार इसलिए कर रहा हूँ कि र क्या है? पार्श्विक वर्ण है। तो य और व अर्ध स्वर है, जो पूरी तरह से अर्ध स्वर है। र क्या है? लुंठित वर्ण है, ठीक है? लुंठित वर्ण है।
और ल क्या है? पार्श्विक वर्ण है। ये प्रश्न बन सकता है। इसको लिख लीजिए यहाँ पे। अब एक और विशेषता आ जाइए, ऊष्म व्यंजन की बात आती है। तो जो ऊष्म व्यंजन है, हमने पहले ही बता दिया, आप ऊष्म व्यंजन के बारे में जान लीजिए। ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिनको उच्चारण करने से मुख से ऊष्मा निकलती हो, तो उसे ऊष्म। तो इसे उच्चारण करिए, श, 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 ह, तो ऊष्मा निकली, इसलिए ऊष्म व्यंजन है। अब ये संयुक्त व्यंजन कैसे हैं? छ, त्र और ज्ञा और ये स्र कैसे हैं? इसको आइए थोड़ा साइड में लिख के बता देते हैं। आइए अब उसके बारे में बता देते हैं। ये ऊष्म व्यंजन बता दिया हमने, अब संयुक्त व्यंजन के बारे में बता देते हैं। ये संयुक्त क्यों है? संयुक्त इसलिए है कि इसमें 2 वर्ण जुड़े हुए हैं, ठीक है? इसमें स्वर और व्यंजन मिला करके 2 वर्ण जुड़े हुए हैं। इसको आप लिख लीजिए होंगे, हाँ, तो इसको मिटा करके यहीं पर इनको समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। संयुक्त व्यंजन, ठीक है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन है? छ, पहला हो गया छ, ठीक? एक-एक करके अलग-अलग समझा दे रहे हैं। आ रहा है कि नहीं कैमरा में? आ रहा है, ठीक है। पहला हो गया छ, तो ये 2 शब्दों से 2 वर्णों से मिलके बना है। पहला आधा क, ठीक है? इस तरह से लगा दिए, हलंत कहा जाए। नीचे जब लगाएँगे इसे तो हलंत, अभी मैं बताऊँगा आपको कि हल किसे कहते हैं। जब किसी वर्ण, कोई भी हल किसे कहते हैं, ठीक है? पहले हल जान लीजिए, हल किसे? हलंत या हल, इसे हलंत भी कहा गया या हल कहा गया। तो हलंत अर्थात जो कोई भी वर्ण हो, उसके नीचे अगर अगर इस तरह से लगा दिया जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि वह स्वर विहीन हो गया, उसमें स्वर नहीं रह गए। चाहे कोई भी वर्ण हो, क हो गया, जैसे ग हो गया, तो ग लिखा तो इसमें अर्थात इसमें प्लस इसमें ग प्लस अ जुड़ा है, ठीक है? ग प्लस अ जुड़ा है। अब इसमें से अ हटाना हो और इसको लिखना भी हो, तो सीधे-सीधे बस इतना कर देते हैं। अगर नीचे इस तरह से लगा देंगे तो इसे हलंत कहा गया है। हलंत कर दिया तो यानी कि स्वर विहीन हो गया, स्वर हट गया इसमें से, ठीक है? तो ये इसमें स्वर हट गया तो अर्थात व्यंजन के साथ-साथ दूसरा इसमें जड़ गया जो मूर्धन्य स होता है, वो जुड़ गया, ठीक? मूर्धन्य स। तो छ में जब पूछेगा कि छ का संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखिएगा, ऐसे मारिएगा, क और मूर्धन्य श, ठीक है? क और मूर्धन्य सब को लिखेंगे तो यह शुद्ध माना जाता है। इस तरह से नीचे लगा रहेगा हलंत, ठीक? क और स, छ हो गया, इसके बाद त्र हो गया, इसके बाद त्र हो गया। इसमें आधा त है, यानी कि स्वर विहीन त है प्लस र है, त्र हो गया। आ रहा है कैमरा में ना? आ रहा है। त्र हो गया। उसके बाद अगला है ज्ञा करके, ज्ञा है ना? तो ज्ञा में क्या लगा है? ज्ञा में ज छुपा है। आधा ज, स्वर विहीन ज, मतलब यह व्यंजन है, ठीक है? आधा ज प्लस एक इया जो होता है ना, यह पंचमा अक्षर, यही इया, ज इया, तो ज्ञ में क्या है? यही छुपा है, इया। इसके बाद अगला है श्र, ठीक? तो श्र में क्या छुपा है? श्र में कौन-कौन से वर्ण छुपे हैं? इसमें जो बड़ा स बोला जाता है, शरीफा वाला, बड़ा श और र इसमें छुपा है। तो अगर पूछता है कि इनका संधि विच्छेद करिए, छ किन वर्णों से मिलके बना, तो आधा क और श, त्र कैसे बना है? तो आधा त प्लस र। ज्ञ कैसे बना है? तो ज प्लस इय, मतलब आधा ज, मतलब स्वर विहीन ज, इसके बाद श्र कैसे? तो स्वर विहीन श्र और फिर र। इस तरह से संयुक्त व्यंजन को बाँटा गया है। संयुक्त व्यंजन का निर्धारण किया गया है। लाइट कम हो जा रही है बार-बार। तो संयुक्त व्यंजन हो गया। अब संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन। हुँ? संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण हमने बता ही दिया कि पहले ड एक गुण है, दूसरा गुण का है, इसके बिंदु लगा दिया गया तो ड़ बन गया। एक बिंदु एक इसका ढ है, दूसरा इसके नीचे बिंदु लगा दिया गया तो ढ बन गया। इसके बाद अनुस्वार का ये है और विसर्ग का ये है। अब अनुस्वार और विसर्ग बाद में हम आपको बताएँगे। अनुस्वार क्या है?
अनुनासिक क्या है, निर्नुनासिक क्या है, विसर्ग क्या है, हलंत क्या है, प्लूत स्वर क्या है, सब बताएँगे अभी आपको हम। पहले इतना इसको नोट करिए। अब इसमें और आगे जिस प्रश्न बनता है उसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। कौन-कौन से प्रश्न बनते हैं। अब आइए दोस्तों, आपको मैं जो वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान बता देता हूँ, कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से वर्ण उच्चारण किया जाता है, ठीक है? यह ज़रूरी जानना आपको कि उच्चारण स्थान कहाँ-कहाँ से, कहाँ-कहाँ से सारे वर्ण, कौन-कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ये प्रश्न बनता है। उच्चारण स्थान पहले जान लीजिए, हमारे ये कंठ, हमारे मुख से ही जान लीजिए। यहाँ देखिए, उच्चारण स्थान नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, चाहे ऊपर से नीचे तरफ आइए, लेकिन ज़्यादा आसान रहेगा नीचे से ऊपर की तरफ चलने की। इसे जो ये है कंठ कहा जाता है, ये कंठ, ठीक है? तो यहाँ से ध्वनियाँ जो भी निकलती हैं, कर्कश ध्वनि होती है। कर्कश ध्वनि टन दिन निकलती है, कर्र गार है ना, कंठ हो गया। तो इसे कंठ कहा जाएगा। तो ये कंठ ध्वनि हो गई, ठीक है? कंठ कहा जाएगा। जस्ट इसके ऊपर जब बढ़ेंगे, तो जीभ आप अंदर ले जाइए, जीभ एकदम जितना अंदर ले जा सकते हैं, अंदर ले जाइए। जीभ को अपने अंदर पीछे की तरफ जितना भी मोड़ सकें जीभ को आप मोड़िए, जितना मोड़ेंगे, मोड़िए जीभ को मोड़ के अंदर ले जाइए। अंदर ले गए, जहाँ तक जाती है, ठीक? जहाँ तक चली गई अंदर, फिर वहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर तरफ बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, सामने की तरफ ले आइए, ठीक? देखो हम ले गए, तो ये जहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ तक चली गई, फिर वहाँ से जब लाएँगे तो जहाँ तक चिकना भाग है, चिकना, एकदम चिकन होगा, हुँ? चिकना भाग है और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे जब जिह्वा आ रही है आगे, तो एक धारी-धारी इस तरह से आ रहा होगा, ठीक? जहाँ से धारी शुरू हो जाती है वहीं तक, धारी के आगे वाली बात नहीं था, यानी कि अंदर जीभ ले जाइए, अंदर से बाहर की तरफ ले आइए, जहाँ तक चिकना भाग है, वहाँ तक उसको उसको क्या कहते हैं, ये तलवा कहा जाता है ना तलवा, ये तालू कहा जाता है तालू। जो बचपन में जन्म लेते हैं बच्चे तो तालू पर अलग से लगाया जाता है, यही तालू वो सीधे टच होता है वहाँ पे। जिह्वा उस तालू पर जाकर के जब स्पर्श करेगी तो उसे तालव्य कहा जाएगा, यानी कि तालु, ठीक है? तो ये कंठ हो गया, जस्ट उसके ऊपर जहाँ जहाँ तक ले गई जिह्वा फिर वहाँ से करते हुए आए, जहाँ तक चिकना है उसे तालव्य कहेंगे या तालु कहेंगे, तलुआ जो होता है तालु होता है, सर का सर पे यहाँ से जुड़ा होता है, तो वो तालु हो गया। तो जिह्वा क्या करेगी उस तालु पे छुआएगी, ठीक? एक हो गया, दूसरा का हो गया तालु, कंठ, तालव्य यानी कि तालु। इसके बाद जहाँ तक जीवा आकर के देखिए उसमें महसूस करिए कि ऐसे-ऐसे धारी शुरू हो जा रही है। हुँ? तो जहाँ तक ये धारी है, ठीक है? जो ऐसे-ऐसे धारी इस तरह से पैरेलल इस तरह की धारी ये जब शुरू हो जाती है, ऐसे ले आइए, जहाँ तक चिकना है उसके बाद आगे की स्थिति जब धारी-धारी शुरू हो जाती है, तो जहाँ तक धारी आ रही है, ठीक? ये धारी है तो इसे क्या कहेंगे मूर्धा कहेंगे, मूर्धन्य, यही आपका मूर्धा है। तो कंठ हो गया, जस्ट उसके तालु हो गया, फिर मूर्धा हो गया, फिर उसके बाद जहाँ तक आती है जीभ, जहाँ तक ऐसे-ऐसे धारी है, उसको छूते हुए लेकर आए जहाँ तक आपकी जीभ पहुँचती है दाँत तक, दाँत से पहले तक, जस्ट दाँत से पहले तक। तो जहाँ तक धारी-धारी ऐसे-ऐसे ये हो गया मूर्धा, उसके बाद जाकर जिह्वा टकरा रही है दाँत पर, तो ये हो गया दंत। ऐसे करें ना ऐसे-ऐसे, तो ये दंत हो गया, अर्थात ये दंत से क्या कौन-कौन सा शब्द बोले जाते हैं ये बताता हूँ, वर्ड बोले जाते हैं बताता हूँ। इसके बाद ये ओठ दोनों दोनों चिपकाइए, खोलिए, हुँ? ऊ करके बोलेंगे ना, तो ओठ देखिए गोल हो रहा है, फैल रहा है, साइड हो रहा है, ये हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊ हो रहा है, तो ये क्या है ओष्ठ हो गया। तो जो उच्चारण स्थान होता है इन्हीं 3-4 स्थानों से बोला जाता है। कंठ 1, तालु 2, मूर्धा 3 और दंत 4 और ओष्ठ 5। इन 5 जगहों से उच्चारण किया जाता है। सारे वर्ण बोले जाते हैं। वर्ण जो बोले जाते हैं अर्थात जो ध्वनियाँ निकलती हैं इन्हीं से जिह्वा से और इनसे टकराने पर
सारी ध्वनियाँ निकलती हैं बाहर। तो नीचे से कंठ, उसके बाद जहाँ तक चिकना है तालु, तालव्य, उसके बाद जहाँ तक धारी-धारी है मूर्धा, उसके बाद दाँत है, फिर ओष्ठ है। तो कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ नीचे से आइए सबसे अच्छा। इसी तरह से आइए यहाँ पर हम समझा देते हैं कौन-कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। ये 25 वर्गीय व्यंजन इधर लिख दिया हूँ, इधर मिटा दे रहा हूँ। हुँ, ठीक? इसको हटा देता हूँ। तो देखिए सबसे नीचे से चलिए, यह क्योंकि ये 25 वर्ग है, देखिए अंतःस्थ हैं, ये अंदर से बोले जाते हैं, इनसे कोई जीव से मतलब नहीं है। आदित्य छुआ, आदित्य नहीं छुआ है, ऊष्मा ऊष्मा से वो निकल रही है। संयुक्त वाला अलग से हो गए, संयुक्त अलग कर दिए गए हैं। लेकिन ये 25 जो स्पर्श हैं, ये स्पर्श ठीक? तो नीचे से चलिए, नीचे पहले नीचे कंठ की तरफ जाइए ना, तो ये कंठ नहीं नीचे ऊपर से नीचे तरफ आएँगे ना, नीचे ऊपर से ये क जो क ध्वनियाँ है, ये कंठ ध्वनियाँ है, ठीक है? ये कंठ हो गया। ठीक है? नीचे से जैसे नीचे से चले ना, नीचे से अर्थात ऊपर से इधर है। कंठ, तालु, ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है। हुँ? यह दंत से, यह ओष्ठ, ठीक है? इस तरह से लिख लीजिए। एग्ज़ाम में जब जाएँगे तो इस तरह से लिख लीजिए, ठीक? तो ऊपर से ये जैसे अब देखिए क क्या है? जैसे हम लोग उच्चारण कंठ कैसे है? क, ख, ग, घ, ङ। अंगा, क, ख, ग, घ। देख रहे हैं कहाँ से निकला है? मुँह पूरा खुल जा रहा है, कंठ से निकल रहा है। क, ख, ग, घ, ङ। ये सब कहाँ से निकल रहा है? अंदर से निकलता है। कंठ से निकलता है, कंठ से कर्कश ध्वनि है, तो इसलिए कंठ से। इसके बाद तालु, तलवा मैंने बताया कि अंदर से जितना अंदर ले जाइए जिह्वा, फिर धीरे-धीरे ऊपर छूते हुए लेके आइए, जहाँ तक चिकना भाग है वो क्या है? तालुआ है, तालु। तो याद रखिएगा तालु भाग ये च वर्ग है, ये तालु भाग है। ऊपर से ले आइए, ठीक? जो नीचे वाला भाग है ना, तो ऊपर बता दिया। तालु देखिए जब उच्चारण करें च, छ, ज, झ जब भी कर रहे हैं तो जिह्वा क्या करे कि उस चिकने भाग को जाकर छू रही है, स्पर्श कर रही है, चिकने भाग को। तो च, छ, ज, झ, ठीक? च, छ, ज, झ, इयाँ, ईयाँ, ईयाँ भी करेंगे देखिए महसूस करेंगे, बार-बार उच्चारण करिए, बार-बार जितना उच्चारण करेंगे, जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा कन्फर्म होता जाएगा। तो च, छ तो ये तालु हो गया तलवा, जो चिकना भाग था। अब मूर्धा, दूसरे तीसरा आएगा ट वर्ग, ये मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ देखिए जिह्वा का अगला भाग कहाँ चिपका रहा है? जाकर जो इस तरह से धारी-धारी है, उस धारी पर टक्कर मार रहा है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ञ हाँ? ठ, ठ, द, ध, ड़, ठीक? ये हो गया मूर्धा अर्थात जो धारी-धारी ऐसे-ऐसे करके मुँह में जो धारी ऐसे-ऐसे करके धारी-धारी है, इस तरह से धारी-धारी है, ये क्या है? मूर्धा। तो ये मूर्धा से बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद ये दाँत से बोला जाता है, जिह्वा दाँत पे जाके टकरानी चाहिए। जिह्वा जाके दाँत पे टकरा रही है, त, थ, द, ध, ना? इस तरह से देखिए। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। जिह्वा कहाँ टकरा रही है? दाँत पे टकरा रही है, तो इसलिए ये दंत हो गए। त, थ, द, ध, न। जिह्वा जाकर के दाँत पे टकरा इसलिए दंत हो गए। दंत, त, थ, द, ध। इसके कारण देखिए हर हर एक वर्ण का उच्चारण का कारण है। कहाँ से क्यों जब हम बोलेंगे स्वयं वहाँ से निकलता है। त, थ, द, ध, न। इसके बाद प, फ, ब, भ में ये ओष्ठ है। ओष्ठ कैसे? ये ओठ से बोला जाता है। प, फ, ब, भ, म देखिए बोल रहे हैं तो ओठ चिपक रहा है। प, फ, ब, भ, म। दंत कैसे है? दाँत से जब जहाँ दाँत पे जब जिह्वा ठोकर मार रही है तब जाके दंत बोलते हैं। त, थ, द देखिए ये हमारी जिह्वा दाँत को टच कर रही है। त, थ, द, ध, हाँ? इसके बाद जब ओष्ठ कैसे है? प, फ, ब देखिए ओठ चिपक रहे हैं। प, फ, ब, भ, म ठीक? और कंठ कैसे है? क, ख, ग, घ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बोलेंगे याद आ जाएगा। क, ख, ग, घ, हाँ? ङ इसके बाद अ च च च वर्ग जो है, जो तलवा वर्ग है, तालु वर्ग या च, छ, ज, झ देखिए बोलेंगे च, छ, ज, झ तो ये तलवा पे टच कर रहा है, इसलिए इसको लिख लीजिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ऊपर से नीचे तक चला जाइए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक? यहाँ से बोले जाते हैं। प्लस ये स्पर्श भी हैं, स्पर्श व्यंजन भी है।
यही 25 ठे व्यंजन है जो स्पर्श व्यंजन पूछेगा। इसमें से पूछेगा द क्या है, स्पर्श व्यंजन है कि क्या सा है? ये स्पर्श व्यंजन है। द क्या स्पर्श है कि अर्ध स्वर है कि स्वर है कि लुंठित है कि पार्श्विक है, तो याद रखिएगा द स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, हमने इसका बता दिया कि अंदर से जारी है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ऊपर से चले जाए क क ख ग घ कंठ, च छ ज ज तालु छू रहा तो तालु, ट ठ ड ढ ढ, ये मूर्धा को छू रहा है मूर्धा को तो मूर्धा हो गया। क थ द ध ये दांत को छू रहा है इसलिए दंत हो गया। प फ ब भ म ये ओष्ठ को छू रहा है इसलिए ओष्ठ हो गया। इतना कन्फर्म हो गया। अब आगे और जो प्रश्न बनता है उसके बारे में आइए जानते हैं। अब आगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में जानेंगे। अब आइए दोस्तों, अल्प प्राण तथा महाप्राण ध्वनियाँ कौन-कौन सी इसमें हैं, इसके बारे में बता देते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, ये बार-बार पूछता है। और घोष तथा अघोष इसी में किसी लिखे में इसी वीडियो में बता देता हूँ। इतना आप लोग लिख लीजिए हो तो इतना थोड़ा मिटाने जा रहा हूँ। इतना मिटाने के बाद मैं बाद में भले लिख लूँगा। ठीक है? तो ये मिटा दे रहे हैं यहाँ। ये सब लिख ही गया होगा। तो अल्प प्राण तथा महाप्राण किसे कहते हैं, यह जान लीजिए। एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। अल्प प्राण तथा महाप्राण, यह प्रश्न बनता है। अल्प प्राण और महाप्राण का ये एक ट्रिक थोड़ा सा जान लीजिए। याद करने से ये बार-बार कन्फ्यूजन हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो दिमाग में घुसता ही नहीं कि मैंने अल्प जाना था कि महा जाना था। तो अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए अल्प माने होता है कम, अगर कम है तो इसको ज़्यादा समझिएगा। अब महा का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम समझिएगा। ठीक है? तो अल्प प्राण और महाप्राण में एक ट्रिक मैं थोड़ा-सा आपको बता दे रहा हूँ। इसको बहुत ज़रूरी है जानना, अगर नहीं जानेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यदि तो अल्प प्राण और प्राण एक ट्रिक जानिए। अल्प माने होता है कम, महा माने होता है ज़्यादा। अल्प होता है तो कम का सीधे उल्टा जाएँगे, कम है तो सीधे उल्टा जाएँगे। अर्थात इसमें 3 3 वर्ग आएँगे। जो महा है ज़्यादा है तो इसलिए उसमें 2 ही वर्ग आएँगे। तो अल्प प्राण में पहला वर्ग वर्ग हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वाँ वाँ। पहला, तीसरा 1, 2, 3, 5 हाँ। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वाँ वर्ण। जैसे एक क वर्ग हो गया, ठीक? तो पहला, तीसरा और 5वाँ 1, 3, 5 ये पहला हाँ, तीसरा, 5वाँ अर्थात 1, 3, 5 हर वर्ग का पहला, फिर तीसरा, फिर 5वाँ यानी कि 1, 3, 5 1, 3, 5 मतलब 5 ट वर्ग का 1, 3, 5 फिर त वर्ग का 1, 3, 5 हाँ, प वर्ग का 1, 3 और 5 तो हर वर्ग का अल्प प्राण है तो ज़्यादा इसमें यानी कि 3 ठो आ जाएँगे। महाप्राण हो गया, अब बचा कौन? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा अर्थात 1 और 4 याद रखिएगा। हर वर्ग का यही वर्ण ऐसे हैं जो अल्प प्राण, महाप्राण हैं, इनमें कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अल्प प्राण जानने के लिए हर वर्ग पहले इस वर्ग को जान लीजिए, इसके बाद और आगे इसमें कौन-कौन से जोड़े गए बताएँगे हम। तो जो 25 वर्गीय व्यंजन है, ये वर्गीय व्यंजन ठीक है? वर्गीय व्यंजन हुँ, हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वाँ 1, 3, 5 यह क्या अल्प प्राण है। क क्या है अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण और ये गंगा अल्प प्राण। इस तरह च अल्प प्राण है, ज अल्प प्राण है और ञ अल्प प्राण है। इसी तरह ट अल्प प्राण है, ड अल्प प्राण है और आड़ा अल्प प्राण है। त अल्प प्राण है, द अल्प प्राण है, न अल्प प्राण है, प है, ब है, म है। तो कन्फ्यूजन दूर करिएगा। अल्प माने होता है कम तो इसलिए इसमें ज़्यादा रहेगा तो 1, 3, 5 अल्प में चला गया। महा मतलब होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा में तो दुइये ठे रहेगा।
ज़्यादा है तो कम, कम में ज़्यादा। तो 1, 3, 5 यानी कि पहला, तीसरा, पाँचवाँ वर्ग, हर वर्ग का पहला, तीसरा इससे हो यहाँ इस तरह से हाँ। चलिए हटाइए उसको लिखिए। यानी कि 1, तीसरा और ये इस तरह से। पहला, तीसरा और पाँचवाँ। हर वर्ग का पहला और तीसरा, पाँचवाँ वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। तो इस तरह से लिख लीजिए। अल्प प्राण में कौन-कौन है? इसमें क हो गया, इसका हो गया ग हो गया, इसके बाद ङ हो गया, इसमें हो गया च हो गया, इसमें हो गया ज हो गया, इसमें य हो गया, हुँ, य हो गया। अब ट वर्ग में आएगा ट हो गया, फिर ड हो गया, ट हो गया, फिर ड हो गया, फिर ड़ हो गया। फिर त वर्ग में आ गया त हो गया, द हो गया, न हो गया, त हो गया, द हो गया और न हो गया। फिर प वर्ग में प, ब, म हो गया। फिर यहाँ प हो गया, ब हो गया, फिर म हो गया। तो ये वर्ण क्या है? यह अल्प प्राण है, याद रखिएगा। यह अल्प प्राण वर्ण है, ठीक? ये अल्प प्राण है, ठीक? इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ, ये अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पाँचवाँ अल्प प्राण। इस तरह से लिख लीजिए। कुछ और चीज़ें हैं जो अल्प प्राण में आती हैं, वो क्या हैं? अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं, वो भी अल्प प्राण हैं। साथ में अंतःस्थ, इसी अल्प प्राण में ही है। अंतःस्थ वर्ण कौन-कौन से हैं? य, र, ल तथा व, ठीक? इसको मिटा देना, बाद में लिख लेंगे। हुँ। अंतःस्थ वर्ण भी क्या है? यह भी अल्प प्राण है, याद रखिएगा। अंतःस्थ वर्ण भी अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पाँचवाँ यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवाँ अल्प प्राण है। अंतःस्थ वर्ण कौन? य, र, ल भी, य, र, ल और व भी क्या है? अल्प प्राण है, ठीक? य, र, ल, व भी अल्प प्राण ही है। अब आता है महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण की विशेषता क्या होती है? देखिए जो अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या, पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए नहीं जानते हैं ऐसे, तो कैसे पहचानेंगे? तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में थोड़ी सी हवा निकलती है, जब मुंह से बोलेंगे तो हवा थोड़ी सी निकलती है। महाप्राण में ज्यादा हवा निकलती है, बस यही इसका ज्यादा से ज्यादा वायु प्रक्षेप के आधार पे होता है। जितनी ज्यादा वायु जिससे निकलती है, वर्ण से ज्यादा निकलती है तो महा हो जाएगा, कम निकलती है तो अल्प प्राण हो जाएगा। तो यही इसका अंतर होता है, वायु प्रक्षेप के अनुसार होता है। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से ये दो भेद, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है? जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनके हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। हकार जैसे, महाप्राण में क्या होता है कि हवा ज्यादा निकलती है और हकार जैसी ध्वनि निकलती है, हा करके, जैसे क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ड़। अब जिसमें हकार ज्यादा निकली, कैसे? ख, हमने कहा ख, ज्यादा ध्वनि ज्यादा हवा निकली, घ, ज्यादा हवा निकली, इसलिए महाप्राण है। इस तरह से छ, छ में क्या है? ज्यादा हवा निकली, फिर झ में भी ज्यादा हवा निकली, फिर ठ, ठ में देखिए हवा निकली, ट में, ट किया काम खत्म। लेकिन ठ में हवा ज्यादा निकली, ठ में ज्यादा हवा निकली, थ में, ध में, फ में, भ में, देखिए इसमें ज्यादा हवा निकल रही है और इसमें कम हवा निकल रही है। क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, देखिए हवा कम निकल रही है, यानी कि हवा के प्रक्षेप से ज्यादा जिसमें निकले वो महाप्राण होता है। तो अब देखिए ख, घ, झ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, इसमें हवा ज्यादा निकल रही है, इसीलिए ये महाप्राण है, ठीक? तो महाप्राण कौन-कौन सी ध्वनियाँ हैं? हर वर्ग का दूसरा और चौथा। ख, घ, घ महा है, फिर छ, झ, छ,
झ, फिर ठ और ढ, ठ, ढ हो गया, फिर थ और ध हो गया, थ, ध हो गया, फिर फ और भ हो गया, फ और भ हो गया, ठीक। ये हो गया महाप्राण। महाप्राण क्यों है? क्योंकि ख बोलिए, ख, ख, घ, झ, छ, ठ, ढ, थ, इसमें ज़्यादा हवा ज़्यादा निकल रही है अंदर से बाहर की तरफ। इसमें क्या है, कम निकल रही है। क, ग, ट, च, त, देखिए हवा का बहुत कम निकल रही है, इसलिए ये अल्प प्राण, इसलिए ये महाप्राण यानी कि को पहचान है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवाँ ये अल्प प्राण। अल्प क्यों है? अल्प है तो ज़्यादा लिखेंगे, कम है तो ज़्यादा, यानी कि 1 3 हो गया, 1 2 3 हो गया इसमें, कम है तो ज़्यादा हो गया, 1 2 3 हो गया। इसलिए इसमें जब वहाँ कन्फ्यूज़न हो एग्ज़ाम हॉल में तो याद रखिएगा, जो अल्प अगर अल्प प्राण आएगा तो यानी कि उसमें 3 ठे रहेगा, यानी कि पहला, तीसरा, पाँचवाँ। एक ठो छोड़ के करना ही है, तो पहला, तीसरा, पाँचवाँ। अब महाप्राण जब ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, तो यानी कि दूसरा, चौथा सीधे-सीधे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से कन्फ्यूज़न दूर करना तो महाप्राण ध्वनियाँ। तो महाप्राण ध्वनियाँ कुछ और ध्वनियाँ भी हैं जो महाप्राण में आती हैं। जैसे इसके साथ-साथ ऊष्म, जो ऊष्म ध्वनियाँ हैं, ठीक है? ऊष्म ध्वनियाँ कौन-कौन सी हैं? श, 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 बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह, ठीक है? यह भी क्या है? महाप्राण ध्वनियाँ हैं। देखिए महाप्राण क्यों ध्वनियाँ हैं? अब इसका तर्क जान गए होंगे आप लोग। क्योंकि इसमें भी श, 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 ह ज़्यादा हवा निकल रही है। जब ज़्यादा हवा निकल रही है मुँह से, तो ज़ाहिर-सी बात है ये महाप्राण ध्वनि होगी। तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि अल्प प्राण और महाप्राण की ध्वनि के बारे में जान जाइए। अब आता है घोष वर्ण और अघोष वर्ण, ठीक है? घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो हम यही समझा दे रहे हैं क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होगी। हुँ, घोष और अघोष में दिक्कत होने लगती है बाद में समझाने में। दोस्तों इतना कन्फर्म हो गया होगा। अब आइए अल्प प्राण, महाप्राण आप समझ गए होंगे तो मिटा करके यहीं पर घोष और अघोष वर्ण भी बता देते हैं। ठीक है? इसको लिख लीजिए। घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे हम। इसका इसका तर्क आप जानेंगे, तर्क जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्प है तो ज़्यादा यानी कि 1 3 5, महा है तो ज़्यादा है तो कम यानी कि 2 4, ठीक? और साथ में याद रखिएगा कि अंतःस्थ, ठीक है? य, र, ल इसका तर्क ये है, य, र, ल, व यहाँ तर्क ये है कि इसमें कम ध्वनि, कम हवा निकल रही है, य, र, ल। इसमें इसलिए ये अल्प प्राण है और ऊष्म व्यंजन जो हैं श, 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 श इसमें ज़्यादा हवा निकल रही है, इसलिए यह ये महाप्राण है, यानी कि ज़्यादा ध्वनि, ज़्यादा हवा निकल रही है इनको बोलने से, ठीक? ये तर्क इसको बैठा लीजिए, इसीलिए ये अंतःस्थ इसमें जाएँगे, अल्प में जाएगा और ऊष्म क्या होगा कि आपके महाप्राण में जाएगा, ठीक? इतना मिटा करके आगे फिर समझाने जा रहे हैं घोष और अघोष वर्ण। घोष वर्ण, घोष वर्ण, घोष और अघोष होता क्या है? देखिए घोष और अघोष क्या होता है, ये तंत्र जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं, तो जो स्वर तंत्री होती है, जो स्वर लगा तंत्री, स्वर तंत्रियाँ झनकार झनकार के आधार पे। जितना ज़्यादा झनकृत होगी, अगर बहुत ज़्यादा झनकृत हो रही है, झन की आवाज़ कर रही है बोलते समय, तो ये घोष हो गया, घोष, घोष ना घोष बोलते हैं, घोष करना यानी कि चिल्लाना, यानी कि जो झनकार मतलब स्वर तंत्रियाँ जिस वर्ण को बोलने में ज़्यादा झनकृत हों, ज़्यादा झनकार करें, उसे घोष कहते हैं। और अघोष जिसमें कम स्वर तंत्रियाँ कम घोष करें, स्वर तंत्रियाँ कम झनझनाएँ, उसे अघोष कहते हैं। तो जो घोष और अघोष में नाद का प्रयोग किसमें श्वास का प्रयोग होता है, नाद और श्वास का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। घोष में केवल साँस का प्रयोग होता है, हैं? घोष में नाद का प्रयोग होता है। नाद क्या है? जब शिव तांडव वगैरह सुनेंगे नाद, उसमें उसमें करके नाद होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा झनकार होता है या कोई स्वर चढ़ाते हैं तो उसमें
तो घोष होता है, घोष में यानी कि नाद का प्रयोग, नाद का मतलब झनकार बहुत ज़्यादा हो उसमें। ओम नमः शिवाय ऐसे करके होता है ना, ओम नमः शिवाय, तो उसमें भी झनकार होता है। जो ओम नमः शिवाय उसमें जब उस उनका जो जो श्लोक बोला जाता है उसमें झनकार बहुत ज़्यादा होती है, तो ये घोष हो गया। जिसमें कम होता है यानी कि साँस का खाली प्रयोग होता है, जिन वर्णों को बोलने में उसे अघोष कहा जाता है। घोष में क्या होता है? नाद का प्रयोग होता है, याद रखिए। घोष में नाद का प्रयोग होता है। नाद मतलब झनकार का प्रयोग होता है। अघोष में ठीक, अघोष में श्वास का प्रयोग होता है, ठीक? अघोष में साँसों का प्रयोग है, इसमें नाद मतलब होता है झनकार, ठीक है? झनकार जब शिव आदि का जो गाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा झनकार होते हैं, बहुत ज़्यादा झनकार उसमें होता है। ओम नमः शिवाय उसमें आकर के गिरता है ना झनकार, वही है। ओम नमः शिवाय तो घोष में वर्ण के अंत में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। घोष में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा स्वर तंत्रियाँ झनकृत होती हैं। अघोष में क्या होता है कि साँसों का झनकार होता है, झनकृत नहीं होती उतना। ये हो गया। अब घोष और अघोष में ये जान लीजिए अंतर क्या है? घोष वर्ण किसे कहेंगे और अघोष वर्ण किसे कहेंगे? देखिए अब यहाँ भी वही चीज़ है, उल्टा कर लीजिए थोड़ा-सा। अघोष है, इसमें 1, 2, 3 है, ठीक? इसमें 3 वर्ण हैं, ठीक? इसमें 2 वर्ण हैं, हटा देते हैं यहाँ। घोष और अघोष इसमें 2 है, घो और स इसमें 2 है। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक याद करिए, एग्ज़ाम हॉल में याद करने का ट्रिक है। ये घोष है, तो इसमें 2 वर्ड बने 1 और 2। अघोष है तो 3 है, 1, 2, 3 जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक? ये 2 है तो इसको 3 करना, ये 3 है तो इसको 2 करना है, ठीक? जस्ट इसका उल्टा तो घोष है 2 है, हुँ? तो जो अघोष है इसमें हर वर्ग का पहला दूसरा और पहला दूसरा 2 ही ठो होगा। अघोष में हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, घोष में तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से। या तो उसको उलट लीजिए पहले, अघोष ज्यादा बड़ा है तो पहला दूसरा कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। अघोष 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 में हर वर्ग जो जो वर्ग है ना, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 को एक वर्ग है, पहला और दूसरा, ठीक है? और घोष में क्या 2 थे तो इसमें 3 ठे हो जाएंगे, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ, याद रखिएगा वर्ण। तो पहला दूसरा वर्ण कौन है? घोष में, घोष कौन? अघोष कौन? अघोष 3 थे तो 2 ठो हो जाएगा। तो अघोष है, अघोष वाली से इसका तर्क है, इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। अघोष है तो क, ख यानी कि पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ घोष में आ जाएगा। तो अघोष में क, ख हो गया, क हो गया, ख हो गया, च, छ हो गया, च हो गया, छ हो गया, च और छ हो गया, फिर तीसरा वर्ग का ट, ठ हो गया, ट, ठ हो गया, फिर चौथे वर्ग का पहला, देखिए पहला दूसरा ही चल रहा है, ठीक है? त, थ, त, थ, फिर प, फ, प, फ, ठीक? इस तरह से ये ये अघोष वर्ण यानी कि हर वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। अघोष यानी कि 3 गो 1, 2, 3 से बना इसलिए इसको 2 ही रहेगा, ठीक? इसमें 2 ही शामिल होगा, पहला, दूसरा। इसमें इसमें 2 थे तो इसमें 3 का लीजिए, यानी कि उसके बाद की स्थिति तीसरा, चौथा, पाँचवाँ। तो तीसरा, चौथा, पाँचवाँ में कौन-कौन है? ग, घ, अंगा, ग, घ, अंगा, ज, झ, इयाँ, ज, झ, इयाँ, इसके बाद ट, ठ खत्म हो गया। ड, ढ, ड़, ड, ढ, ड़, उसके बाद फिर 2 ठे यहाँ खत्म हो गया। द, ध, न, द, ध, न, फिर इसमें भी 2 ठो खत्म हो गया। ब, भ, म, ब, भ और म। इतने वर्ड क्या हो गए? ये घोष वर्ण है। घोष क्यों है? इसमें देखिए ग, घ, ङ, च, ज, झ इसमें का
झनकार बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए घोष वर्ण। तो इनको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है, घोष है, इसमें 2 वर्ण बने हैं तो इसको 3 कर लीजिए, 3, 4, 5। अघोष है तो अघोष में अघोष से शुरू करिए, पहला दूसरा अघोष हो गया। इसमें 2 3 ठो 1, 2 3 ठे है तो इसको 2 ही कर लीजिए। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक पकड़ने के लिए। तो अघोष में 1, 2 ठीक, पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा क्या अघोष है। क वर्ग का पहला दूसरा, ठीक, च वर्ग का पहला दूसरा च छ, फिर ट वर्ग का पहला दूसरा ट ठ, फिर त वर्ग का पहला दूसरा थ त थ, फिर प वर्ग का पहला दूसरा प फ, ठीक। इस तरह से अघोष, फिर घोष में क्या है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक। अब इस तरह से जाकर के नक्शा बना लीजिए, तो पूछेगा इस तरह से कौन इसमें से कंठ ध्वनि है जो अघोष है, तो क। और स्पर्श व्यंजन भी है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श भी है, वर्गीय व्यंजन भी है, कंठ भी है और अघोष भी है, तो कौन है, क है, ठीक। इस तरह से पकड़ सकते, नक्शा बना लीजिएगा वहाँ एग्जाम हॉल में, तो नक्शा से आराम से पकड़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन स्पर्श व्यंजन है, कौन घोष है, कौन कंठ कहाँ से बोला कौन जाता है, ठीक। तो ये अघोष और घोष वर्ण है, ठीक। अब अघोष में कुछ अवर्ण ऐसे हैं जिन प फ हो गया है, श श श। अघोष में ये भी आते हैं, बड़ा स, मूर्धा स और छोटा स, ठीक है, ये जोड़ लीजिएगा। अघोष में बड़ा स, मूर्धा स, छोटा स, ये वर्ण भी अघोष वर्ण में आते हैं, ठीक है। अघोष में यह भी आते हैं। जो शकार ध्वनियां हैं यह अघोष में, स, इसमें सांस का प्रयोग, तर्क यही है ना, श श श, इसमें सांस का प्रयोग हो रहा है, झनकार का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए तर्क यही है, अघोष में श श श, ये सांस का प्रयोग हो रहा है। अब आइए घोष में, घोष ध्वनिया में अतिरिक्त ध्वनिया कौन इसमें शामिल है, घोष ध्वनिया में ये हो गया तीसरा चौथा पांचवा, तथा सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर मतलब अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा, ठीक है, सभी स्वर, सारे स्वर घोष हैं। घोष का मतलब इसमें जैसे जैसे आ ई ऊ करके होता है ना, तो जब तान दिया जाता है तो उसमें झनकार होता है कि नहीं, नाद तंत्रियां झनकार झनकृत करती हैं, तो नाद का झनकार होता है, झनकृत स्वर तंत्रियां झनकृत होती है, आ ई ऊ करके जब करेंगे झनकार होता है, याद रखिएगा। सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण है, इसका तर्क बैठा लीजिए, तर्क है ये। सभी स्वर घोष क्यों है, क्योंकि इनमें नाद का प्रयोग हो रहा है, स्वर तंत्रियां झनकार मार रही हैं, झनकृत हो रही हैं, तो सभी स्वर क्या हैं, भी घोष हैं। तथा अंतःस्थ वर्ण य र ल और व, ठीक, ठीक है, प्लस य र ल, अंतःस्थ वर्ण भी क्या है, आपके घोष हैं, य र ल व, इसको इसमें झनकार होता है, ठीक है। सभी अंतःस्थ वर्ण भी घोष होते हैं, सारे स्वर घोष होते हैं, अंतःस्थ सभी घोष होते हैं, साथ में ह भी आपका घोष होता है, याद रखिएगा, यह ह भी आपका घोष है, ह ह ह ह करेंगे, ये घोष है, यानी कि इसमें झनकार बहुत ज्यादा, ह ह ह में झनकार हो रहा है, इसलिए घोष। तो यही कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। सभी स्वर पूछता है कि सभी स्वर वर्ण क्या है, घोष है कि अघोष है, तो ये घोष है। सभी अंतःस्थ वर्ण क्या है, घोष है कि अघोष है, तो वो ये घोष है। और ह क्या है, ये भी घोष वर्ण, ह क्या है, यह घोष वर्ण है। दोस्तों ये हमने वर्णों के बारे में विस्तार से पढ़ाया, वर्णमाला के बारे में। अब मैं वर्णों की विशेषताएं आदि, जैसे प्लूत वर्ण क्या होता है, प्लूत स्वर स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है आदि, अनुनासिक और निर्नुनासिक आदि के बारे में विस्तार से विस्तार अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है।
ये वर्णों के बारे में हमने विस्तार से बता दिया। अब अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, पंचमा अक्षर के बारे में विस्तार से बताएँगे हम। एक चीज़ और जान लीजिए, पंचमा अक्षर किसे कहते हैं? ठीक है, इतना लिख लीजिए, ठीक है? पंचमा अक्षर आपका जो 1, 2, 3, 4 हर वर्ग का 5वां है ना ये है, यही पंचमा अक्षर है, ठीक है? आगे हम पंचमा अक्षर बता भी देंगे लिख कर के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।